तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, ऐसे में अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें और जरूर पोलिंग बूथ जाकर आप वोट करें। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से शोएब रजा हमारे साथ हैं, बिहार के गया से नीतीश चंद्र हमारे साथ हैं, कोयम्बटूर सिटी राघवन, नागपुर से राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे दिन आपसे और हमारे तमाम अन्य सहयोगियों से हम अपडेट लेंगे और बताएंगे कि किस सीट में क्या हाल है, कितने फीसद वोटिंग किस राज्य में हो चुकी है, क्योंकि कुल 16 ऐसे राज्य हैं और 15 केंद्र शासित राज्य हैं जहां आज मताधिकार का इस्तेमाल हो रहा है और 10 ऐसे राज्य हैं जिनकी सभी सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। आज जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें नागपुर की लोकसभा सीट भी शामिल है। नागपुर में वोटिंग को लेकर क्या है तैयारियां, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान है। मैं नागपुर में हूं और नागपुर महाराष्ट्र की देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस वजह से है क्योंकि बीजेपी के कद्देवार नेता नितिन गडकरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस के विकास ठाकरे हैं। इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ में खड़ा हूं यहां पे आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत वोट देने आएंगे और आपको देखिए तस्वीरों में सबसे पहले नितिन गडकरी दिखेंगे और बाकी के जो कैंडिडेट्स है वो दिखेंगे। बीएसपी इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है, लेकिन फिलहाल चुनाव की तैयारियां यानी कि वोटिंग की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। 7 बजे से मतदान शुरू होगा और 1 घंटे ज्यादा मतदान नागपुर में यानी कि 6 बजे तक यहां मतदान जो है वो किया जाएगा। और अगर वोटिंग लिस्ट में मैं आपको दिखाऊं यहां पे, तो यहां पे मोहन भागवत का नाम जो है वो मेंशन है और बताया जा रहा है कि वो पहले वोटर यहां पे रहेंगे। देखिए मोहन भागवत जो है उनका नाम आप यहां पे देख सकते हैं और ये पहले वोटर इस स्कूल में, भाऊ दफ्तरी स्कूल है, संघ का हेडक्वार्टर जो है वो यहां पास में है और पहले मतदाता जो है वो सरसंघचालक मोहन भागवत होते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मॉक पोल जो है वो किया जा रहा है। मॉक पोल हो गया मैम? नहीं, शुरू होने का है सर। अभी क्या क्या तैयारियां कर ली गई? अभी तो सभी तैयारी हो गई है, सिर्फ मॉक पोल की अभी स्टार्ट ही होगा जस्ट 5 मिनट्स में। कितने बजे से कितने बजे तक मतदान? 7 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे से 1 घंटा यहाँ ज्यादा दिया गया है। हाँ, गर्मी इस इलाकों में काफी पड़ती है, यही वजह है कि 1 घंटा मतदान यहाँ ज्यादा होगा यानी कि 6 बजे तक लोग यहाँ पे वोट डाल पाएंगे। पोलिंग एजेंट्स पहुंच गए हैं, मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। 7 बजने का इंतजार है। जैसे ही 7 बजेगा तो मतदाता यहाँ लंबी लंबी कतारों में देखे जाएंगे। नितिन गडकरी ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने भी इस बार कहा है कि वो नितिन गडकरी को सरप्राइज देंगे यहाँ पे, लेकिन आज तय होगा। आज मतदाता तय करेंगे कि क्या नितिन गडकरी तीसरी बार नागपुर से जीत के जाते हैं या फिर कांग्रेस यहां से बाजी मारती है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नागपुर। तो नागपुर महाराष्ट्र से राजेश की रिपोर्ट आपने देखी। अब शोएब रजा का रुख कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले चरण में 8 सीटों के लिए मतदान हो रहा है जिसमें मुजफ्फरनगर हॉट सीट में शामिल है, पीलीभीत भी इसमें शामिल है। तो किस तरह के चुनावी समीकरण वहां पर हैं और मतदान केंद्रों के बाहर तैयारियां तो पूरी हो चुकी होंगी? बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो पूरी है, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे ज्यादा निगाह इसलिए है क्योंकि संजीव बालियान जो भारत सरकार के मंत्री भी है सेंटर के, वो यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में वो जीते, 19 में जीते और 24 में भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सीधी जो टक्कर है समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक की है। साथ ही बसपा ने भी यहाँ एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। देखना यही होगा, कई राजनीतिक जो जानकार है वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो सीधी टक्कर यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान है, लेकिन जो बसपा के कैंडिडेट हैं दारा प्रजापति, वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे खेल बिगाड़ दिया जाए। ये बात सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जातियों के जो समीकरण है उनको फिट करने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही है। कई तरह की नाराजगी कई जातियों में किसी कैंडिडेट को लेकर है, कई विरोध कर रहे हैं। तो ये तमाम जो समीकरण है वो इस सीट की जो राजनीतिक लड़ाई है उसको दिलचस्प बना रहे हैं और संजीव बालियान भी इस बात को समझ रहे हैं कि 14 और 19 की तरह 24 का जो चुनाव है वो ज्यादा चैलेंजिंग उनके सामने है। और इसको हालांकि हमने 2019 में देखा था कि इस सीट पर चौधरी अजीत सिंह को संजीव बालियान ने हराया था। अब आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गई है, यानी कि जयंत चौधरी जो अजीत सिंह के बेटे हैं वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं संजीव बालियान को। अलग अलग जगहों पर हमने रैलियों में देखा, मंचों पर साथ नजर आए। तो देखना यही दिलचस्प है कि ये जो समीकरण है, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट एक ऐसी सीट रही है जिस पर 2013 में जब दंगे हुए थे उसके बाद से लगातार
चाहे हम विधानसभा की बात करते हैं या लोकसभा की बात करते हैं, तो शहर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है विधानसभा में, और लोकसभा में भी बीजेपी का कब्जा रहा है। तो लेकिन इस बार चुनावी जो समीकरण है वो थोड़ा अलग नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जब आज 7 बजे से जो वोटिंग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस वक्त में यहाँ एक इलाका है खालापार, उसके पास मौजूद है इस्लामी इंटर कॉलेज है और यहीं पर डीएवी कॉलेज है। संजू बालियान का घर भी यहाँ से बिल्कुल पास है, जो मंत्री है और चुनाव भी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है बीजेपी के। तो देखना यही होगा कि थोड़ी देर के बाद जब यहाँ जमघट लगेगा वोटरों का, और यहाँ लंबी लंबी जो कतारें हैं अक्सर हम देखते हैं अगर चुनाव में लगती है, तो वो किस तरह का फैसला अपना देते हैं, ईवीएम में कैद करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि कई समीकरण है जो उलझे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, और इस बार संजू बालियान, कास्ट फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ नजर आ रहा है। अब नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर आज यहाँ पर भी फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है, जिसमें गया सीट को बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यहाँ के किस तरह के समीकरण हैं? क्या इस बार जो वादे और दावे किए जा रहे थे अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो जमीन पर हकीकत के रूप में बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिहार में आज 4 सीटों पर वोटिंग है पहले चरण में, और सबसे जो इंपॉर्टेंट सीट है वो गया की सीट है, क्योंकि जीतन राम मांझी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हम पार्टी के सुप्रीमो, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इससे पहले भी कई बार लोकसभा का चुनाव जीतन राम मांझी ने लड़ा, लेकिन कभी उनको कामयाबी नहीं मिली। इस बार उनको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, ये देखना है। और उनका मुकाबला है कुमार सर्वजीत से, जो कि मंत्री रह चुके हैं जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, और उस समय की जो सरकार थी उसमें वो मंत्री रहे हैं। उनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो 2 बड़े नेताओं के बीच यहाँ पर मुकाबला है। सुरक्षित सीट है, और ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि जीतन राम मांझी जो इस बार एनडीए का हिस्सा बने हैं, 2019 का जो चुनाव था उसमें वो महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इस बार वो एनडीए का हिस्सा हैं। और जाहिर है इस बार ये देखना है कि जीतन राम मांझी जिस जाति समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस वजह से एनडीए ने उनको अपने साथ जोड़ा है, वो उनका कितना साथ देता है। तो गया की सीट एक महत्वपूर्ण सीट, और यहाँ का जो समीकरण है वो भी काफी अलग है। खासतौर से जो माझी समुदाय के वोटर हैं वो ज्यादा हैं, और पिछले 5 चुनाव की बात करें तो माझी समाज के ही यहाँ पर जी आपका आगे भी रुख करेंगे। अब हम टी राघवन का रुख कर लेते हैं। टी राघवन, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों के लिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और तमिलनाडु इस लिहाज से भी खास है क्योंकि सभी सीटों पर आज ही वोट डाले जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीटों में से एक मानी जा रही हैं, जिसमें कोयम्बटूर भी शामिल है। कहा यह जा रहा था कि अगर बीजेपी एआईडीएमके का गठबंधन होगा तो यहां स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीर दिख नहीं रही है। अकेले बीजेपी चुनावी मैदान में इस बार उतरी है। तो क्या कुछ बदलाव और जो बातें कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से, पीएम की तरफ से, वो होता हुआ नजर आएगा? क्या यहां से वो 400 पार की चाबी मिलेगी गठबंधन को? जी देखिए, बीजेपी के लिए जैसा आपने कहा वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस ये है, क्योंकि 400 पार अगर उन्हें नंबर्स में आगे जाना है तो तमिलनाडु में बहुत स्कोर करना होगा। 39 सीटों पर एक साथ एक चरण में आज यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। मैं कोयम्बटूर में मौजूद हूँ और ये सीट कह सकते हैं कि सबसे हॉटेस्ट सीट है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के अन्नामलई, वो उम्मीदवार हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 3 सालों में अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे स्पेरहेड किया इस मूवमेंट को, बीजेपी को घर घर तक, गाँव में पहुँचाया, कोने कोने तक बीजेपी की बात हो रही है। ओपिनियन पोल्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन होता तो नतीजे और बेहतर हो सकते थे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, द्रविड़ दलों का जो प्रभुत्व कम हो रहा है धीरे धीरे, जब जैसे 2 स्टालवार्ड, चाहे वो करुणानिधि जी हों या फिर जयललिता, उनके निधन के बाद उस स्पेस को भरने के लिए ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जब हमने अन्नामलई से बात की तो उनका कहना था कि 24 जो है वो ओपनिंग ऑफ द डोर है, और उसके बाद 26 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे तो वो पावर की लड़ाई होगी। तो बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस के साथ बीजेपी स्टेप बाय स्टेप यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। गोल 20% शेयर जो है, वोट शेयर, उसको अचीव करने का। लेकिन कोयम्बटूर की बात कर लें तो बहुत हॉट सीट है। यहां पर जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे वो डीएमके के गणपति राजकुमार हो या फिर एआईडीएमके के सिंगई रामचंद्रन, बहुत ही तगड़ी फाइट यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं।
जो कोंगू रीजन है जहां पर ये वेस्टर्न तमिलनाडु में कोयम्बटूर सीट आती है वो हालांकि एआईडीएमके का गढ़ रहा है। कोयम्बटूर लोकसभा में भी 6 विधानसभा सीटों में 5 पर एआईडीएमके है और 1 पर बीजेपी है, लेकिन डीएमके ने पिछले 2021 के चुनाव के बाद बहुत जबरदस्त गेन यहां पर किया है। लोकल बॉडीज में 96% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में बहुत ही कह सकते हैं टाइट एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। और पूरे तमिलनाडु की बात कर ले तो 8 ऐसी सीटें हैं ज्योत्सना जहां पर ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार हवा का रुख बदल सकती। बिल्कुल देखना होगा क्या वो बदलाव हवा में इस बार देखने को मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि वो बदलाव किस पार्टी के पक्ष में है।